पुरुषों के पास क्या क्या राइट्स है, क्योंकि जो महिला अच्छी अर्न कर रही है, हस्बैंड जितना भी कमा रहे हैं उसमें से आधा पैसा वो चाहते हैं कि मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए उनको मिल जाए। कोर्ट वहाँ पे ये सब फैक्टर्स को कंसीडर करता है कि कितने बॉय के डिपेंडेंट है, कितनी इनकम कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करनी है अपनी, और उसके बाद जो अमाउंट बचता है उतना वो उसको वाइफ को देगा। और उसमें भी ये देखा जाता है कि वाइफ की अगर सपोज करो 2 लाख पर मंथ इनकम है और हस्बैंड की 1 लाख पर मंथ इनकम है, वहाँ पे कोर्ट मेंटेनेंस पे नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चंद्रवंशी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं विजनरी वॉइस बॉक्स के एक और धमाकेदार पॉडकास्ट में। और अब तक तो आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिमोनियल केसेस के बारे में, यानी कि भारत में जो डाइवोर्स रेट बढ़ रहे हैं उनके क्या कारण हैं और उससे निवारण पाने के लिए हर व्यक्ति को क्या क्या कड़े कदम उठाने चाहिए। तो आइए इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए जो हमारे गेस्ट हैं उनका स्वागत करते हैं, जिनका नाम है एडवोकेट तानी शर्मा। तानी शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में और आपका तहे दिल से धन्यवाद आपका कीमती समय निकालने के लिए। थैंक्स फॉर हैविंग मी। बात करना चाहता हूँ कि यह लड़कियों के हितों के बारे में हर कोई बात कर रहा होता है। मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ी पुरुषों के हितों की भी बात कर लेते हैं। आज के टाइम में एक केस आया था, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, लास्ट ईयर की ही है, जिन्होंने सुसाइड कर लिया। शायद जब भी मुझे नाम आएगा मैं दोबारा वो रिकॉल करूँगा, अगर मेरे को नाम याद आ गया तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। उनके ऊपर इतनी मानसिक प्रताड़ना उनकी वाइफ ने किया, डिवोर्स के लिए, एलिमनी मनी के लिए, उनके पास जो गुजारा भत्ता के लिए जो पैसा दिया जाता है उसके लिए, और एंड ऑफ द डे वो इतना हार गया कि उसने सुसाइड कर लिया। तो एक बात कर लेते हैं पुरुषों के बारे में। पुरुषों के पास क्या क्या राइट्स है आज के टाइम में, क्योंकि जो महिला एक अच्छी खासी जॉब कर रही है, अच्छी अर्न कर रही है, उसके बावजूद वो क्या चाहती है कि हस्बैंड की प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा, या फिर हस्बैंड जितना भी कमा रहे हैं उसमें से आधा पैसा वो चाहते हैं कि मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए उनको मिल जाए, और जबकि वो खुद भी जॉब कर रही है। क्या राइट्स है लड़कों के पास? देखिए, सबसे पहले तो मेंटेनेंस लड़की चाहती है कि उसको जितना हस्बैंड की इनकम है उसका उसको आधी इनकम मिल जाए, या फिर जो उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी है वो उसको मिल जाए। बट कोर्ट ऐसा नहीं करती। ये एक सोसाइटी में मिथ है कि लड़कियां यही बोलती हैं और लड़कियों की फैमिली भी यही बोलती है कि हम आधा हिस्सा ले लेंगे। लड़के को यही प्रेशराइज किया जाता है और इसी को उसको टॉर्चर किया जाता है कि जब कभी भी ऐसे कुछ आनाकानी हुई या कुछ हुआ तो हम कोर्ट में केस फाइल करेंगे और देन हम आपकी आधी प्रॉपर्टी ले लेंगे। बट कोर्ट ऐसा नहीं करता है। कोर्ट सबसे पहले जब कोई मेंटेनेंस की पिटीशन वुमेन कोई फाइल करती है तो उसमें कोर्ट इनकम एफिडेविट मंगवाता है, दोनों ही पार्टीज का, बॉयज का भी और गर्ल्स का भी, मतलब हस्बैंड का भी एंड वाइफ का भी। जब दोनों पार्टीज का इनकम एफिडेविट आता है तो वो इनकम एफिडेविट इतना डिटेल्ड इनकम एफिडेविट रहता है कि उसमें बॉयज के पास कितने एसेट्स हैं, क्या उसकी लाइबिलिटीज हैं, क्या उसके पास लोन है, क्या कितने उसके डिपेंडेंट हैं और कितना उसका पर्सनल एक्सपेंसेस हैं उसके, ये सब एक एक चीज़ उसमें मेंशन होती है। सेम ही चीज़ वुमेन के साथ होती है कि उसके कितने एसेट्स हैं, उसकी क्या लाइबिलिटी, उसकी कितनी प्रॉपर्टी है उसके नाम पे, और मतलब उसको कहाँ कहाँ से उसको इनकम आती है, सेम चीज़ उसके साथ होती है। प्लस इसमें 3 इयर्स की ITR फाइल होती है, बॉयज़ की भी और गर्ल्स की भी, और साथ में 3 इयर्स की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। जब हम बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देखते हैं तो उसमें हमें, अगर वुमेन जो है वो जॉब करती है तो उसकी जो सैलरी जो होती है वो अकाउंट में आती है, तो वो हमें वहाँ से शो हो जाता है, कोर्ट को शो हो जाता है। और ऐसे ही सिमिलर होता है बॉयज़ का। अगर मान लो बॉय की इनकम जो है वो 2 लाख पर मंथ है, बट वो कोर्ट में आके बोल रहा है कि मेरी तो सिर्फ 40,000 पर मंथ है, पर जब उसकी जो अकाउंट स्टेटमेंट आती है तो उसके अंदर उसकी जो अकाउंट 2 लाख पर मंथ आ रही है तो वो वहाँ पे शो हो जाती है। सिमिलर चीज़ वुमेन्स के साथ होती है, वो भी ऐसा ही झूठ बोलते हैं, क्योंकि जब भी कोर्ट में आते हैं तो पहले उनको ये लगता है कि हम तो जॉबलेस हैं, हम काम नहीं करते। अभी हम ये भी देख रहे हैं केसेस में कि पहले तो वुमेन्स जॉब करती हैं, बट जैसे ही वो मेंटेनेंस केस फाइल करती हैं उनको वो जॉब छोड़ देती हैं। तो जो 3 इयर्स का उनका प्रीवियस रिकॉर्ड निकल के आता है तो उसके अंदर वो हमें दिखने को मिलता है कि वो जॉब कर रही थी पहले। इट मीन्स कि शी इज कैपेबल। तो कोर्ट वहाँ पे ये सब फैक्टर्स को कंसीडर करता है कि कितने बॉय के डिपेंडेंट है, कितने हस्बैंड को कितनी इनकम कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करनी है अपनी, और उसके बाद जो अमाउंट बचता है उतना वो उसको वाइफ को देगा। और उसमें भी ये देखा जाता है कि वाइफ की अगर सपोज करो 2 लाख पर मंथ इनकम है और हस्बैंड की 1 लाख पर मंथ इनकम है, तो वहाँ उस केस में कोर्ट ऐसा नहीं देखेगा कि वाइफ को जो है वो मेंटेनेंस पे करी जाए, वहाँ पे कोर्ट मेंटेनेंस पे नहीं करेगा। तो कोर्ट भी सब चीज़ों को, सारे फैक्टर्स को कंसीडर करता है, आफ्टर दैट वो मेंटेनेंस ग्रांट करता है। ओके, मतलब ये तो मिथ ही है, लोगों को ये लगता है कि अगर डिवोर्स होगा तो लड़की आधा प्रॉपर्टी लेकर और प्रॉपर्टी कभी भी ट्रांसफर नहीं होती। जैसे आपने अपने प्रॉपर्टी की बात का भी क्वेश्चन पूछा था कि प्रॉपर्टी, लड़की कहती है कि मैं आधी प्रॉपर्टी ले लूंगी, तो प्रॉपर्टी कभी भी ट्रांसफर नहीं होती है। सिर्फ प्रॉपर्टी में रहने टाइटल ट्रांसफर नहीं होता, ओनरशिप कभी भी वुमेन को नहीं मिलती है।
सिर्फ उसमें मिलता है तो सिर्फ राइट ऑफ रेजिडेंस मिलता है। डोमेस्टिक वायलेंस का एक हमारा एक्ट है, उसके अंदर हम राइट ऑफ रेजिडेंस के लिए अगर फाइल करते हैं एप्लीकेशन, उसमें वुमेन को सिर्फ उस जगह पे उसका जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में जिस हाउस होल्ड में वो रही है कभी अपने हस्बैंड के साथ में, सिर्फ उस घर में उसको राइट ऑफ रेजिडेंस मिलता है कि वो सिर्फ उस घर में रह सकती है, ना कि उसको ओनरशिप मिलती है, ना ही वो उसको सेल आउट कर सकती है, वो कुछ भी नहीं कर सकती है। लेकिन हिंदुस्तान में एक ऐसा चलन है ना कि जब भी हम घर खरीदते हैं तो अपनी वाइफ के नाम पे लेते हैं जी। उस केस में क्या होगा? उस केस में तो लड़की ले जाएगी वो घर। अगर हम वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वाइफ अगर जॉबलेस है, वाइफ अगर काम नहीं कर रही है और पूरी इनकम जो है, जो पूरी इनकम जिस इनकम से उसका रेंट को उसको हाउस होल्ड को परचेज किया गया है, तो वो हम उसको शो करेंगे कि जो ईएमआई है ये हमारी अकाउंट ट्रांसफर हुई थी, क्योंकि आजकल इतना कैश में तो कोई भी पैसा नहीं देगा, तो ये सारी चीजें शो होती हैं और उसमें ये दिखाया जाता है कि सिर्फ वो जो वाइफ थी उसके तो नाम पे सिर्फ प्रॉपर्टी परचेज की गई थी, एक्चुअल ओनर तो जो है वो हस्बैंड है उसमें। तो उसमें फैमिली डिस्प्यूट में ही भी केस फाइल होता है, उसके प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी केस फाइल होता है कि उसमें हस्बैंड जो है वो क्लेम करता है कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है ना कि मेरी वाइफ की, क्योंकि इसको मैंने ही परचेज किया था। राइट। अब आप दो तरीके के डिवोर्स केसेस की बात कर रहे थे, एक जो म्यूचुअली और एक दूसरा कंटेस्टेड, राइट। अब उसमें आपको आप कह रहे थे कि उसमें सबूत वो ये सब सारी चीज़ें इकट्ठा करने पड़ता है, एक बेस क्रिएट करना पड़ता है। आज के टाइम में ना एविडेंस की बात होती है जिसमें व्हाट्सएप चैट हो गया, मैसेंजर पे बात, या इंस्टाग्राम पे, या फिर जो भी एक व्यक्ति प्रोवाइड कर सकता है, क्या फिर ये कोर्ट में वैलिड होता है ये? जी बिल्कुल वैलिड होता है। पहले ऐसा ये भी एक मिथ था कि राइट ऑफ प्राइवेसी का ब्रीच हो जाएगा, कि अगर हम किसी की कॉल रिकॉर्डिंग्स को हम सुन रहे, मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम उसको कोर्ट में लगा रहे हैं, तो पहले लोगों के मन में ये डर रहता था कि राइट ऑफ प्राइवेसी का ब्रीच हो जाएगा। बट सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंट जजमेंट में इस चीज़ को भी क्लैरिफाई कर दिया है कि राइट ऑफ प्राइवेसी के ब्रीच को हमें, मतलब राइट ऑफ प्राइवेसी का अगर हमारे पास राइट है तो वहीं पर हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है कि फेयर ट्रायल का भी। तो हमें फेयर ट्रायल करने के लिए इसका दोनों को बैलेंस करके चलना है, राइट ऑफ प्राइवेसी को भी और राइट ऑफ फेयर ट्रायल को भी। हमें दोनों को ही बैलेंस करके चलना पड़ेगा। इस केस में भी क्या हुआ था, मैं आपको एक केस बताती हूँ जो सुप्रीम कोर्ट में, जिस केस के अंदर ये क्लैरिफाई किया गया था। इसमें हस्बैंड ने वाइफ की कॉल रिकॉर्ड की थी, तो वाइफ की जो कॉल रिकॉर्डिंग्स थी उससे क्रुएलिटी बन रही थी, तो ट्रायल कोर्ट में हस्बैंड ने वो उसको एज एविडेंस लगाया, ट्रायल कोर्ट ने उसको कंसिडर कर लिया ट्रायल कोर्ट ने। बट फिर वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में गई वाइफ, तो वहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि राइट ऑफ प्राइवेसी का ब्रीच है और इसको हम वैलिड नहीं मानेंगे। फिर देन वो हस्बैंड जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आया, तब सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि अगर हम वाइफ को बता देंगे कि हम आपकी कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, या फिर सिमिलर केस में अगर वाइफ बता देती है हस्बैंड को कि मैं आपकी कॉल रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो वहाँ पे तो वो कॉल रिकॉर्ड हो ही नहीं पाएगी, कभी वो वैसी चीजें लेके ही नहीं आएंगे, वो अलर्ट हो जाएंगे, तो वहाँ पे कभी ऐसी चीजें सामने ही नहीं आएंगी। तब और जैसा जो हमारा मॉडर्नाइजेशन अभी है, तो इसमें अगर हम एज एविडेंस इस चीज को यूज कर सकते हैं तो करना भी पड़ेगा हमें, बिल्कुल तो ये चीज हमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दी है। तो अब राइट ऑफ प्राइवेसी का ब्रीच नहीं माना जाएगा और कॉल रिकॉर्डिंग्स को हम यूज करेंगे। एक चीज मैं आपको इसमें और बताती हूँ कि राइट ऑफ प्रिविलेज कम्युनिकेशन था, जिसमें हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो कुछ भी कम्युनिकेशन होती है वो किसी थर्ड पर्सन को नहीं बताएंगे। एविडेंस एक्ट के अंदर हमारे पास सेक्शन 122 के अंदर ये था। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये भी बोला कि भाई ये तो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, तो वहाँ पे इस चीज़ को भी क्लैरिफाई किया हाई कोर्ट ने कि उसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको ये भी क्लैरिफाई किया कि अगर वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन थी बट उसमें एक एक्सेप्शन भी है कि अगर वाइफ और हस्बैंड के एक दूसरे के अगेंस्ट में अगर कोई केस फाइल कर रखा है और कोई केस चल रहा है, तो वो जो उनके बीच में कोई भी ऐसी बात होती है जिसको हम वैसे तो प्रिविलेज कम्युनिकेशन मानते हैं, बट उनके केसेस फाइल हैं एक दूसरे के अगेंस्ट में, तो हम उसको एज एन एविडेंस उनके केस में कंसीडर कर सकते हैं। अनी जी, आपने कम शब्दों में लोगों को ये बता दिया कि डिवोर्स अगर आपको लेना है और नहीं भी लेना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आपके क्या क्या राइट्स हैं, उनके बारे में आपने बड़े कम शब्दों में बता दिया। सबसे पहले तो आपका तहे दिल से धन्यवाद, आप अपना कीमती समय निकाल कर आई और हमारे दर्शकों को आपने डिवोर्स जैसे कॉम्प्लेक्स स्थिति के वो बहुत ईजी शब्दों में समझाने की कोशिश की। तो दोस्तों, ये थी तानी शर्मा। इन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश की कि अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर आपके अपने कौन कौन से राइट्स हैं। आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है, पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि जीवन में किसी का कभी भी डिवोर्स ना हो, लेकिन फिर भी कोई ऐसी परिस्थिति आपके साथ आ जाती है जिसमें आपको डिवोर्स लेना पड़ता है, तो मैं चाहता हूँ कि किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें।
और अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो एडवोकेट तानी शर्मा जी के साथ कांटेक्ट करना चाहता है तो मैं इनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से ज़रूर मेंशन करूँगा। आप ज़रूर से ज़रूर इनसे कानूनी सलाह ज़रूर लें और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपकी शादी लंबी चले। और इसी तरीके के मज़ेदार पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट टॉपिक हम किस मुद्दे पे बनाएं तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसके बारे में मेंशन करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।